रिकॉर्डिंग भूल गया था। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, उल्टा है। जो रिडक्शन में जाता है, जैसे देखो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिडक्शन में जा रहे हैं, तो बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं जिंक से, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जिंक को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, कॉपर आयंस। तो कॉपर आयंस है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिडक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन में जाएगा जिंक, वो कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन देकर उसकी रिडक्शन कर रहा है। तो जिंक है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं दोनों। जो ऑक्सीडेशन में जा रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन में जा रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो जिंक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो जिंक कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर आयंस रिडक्शन में जा रहे हैं, तो कॉपर आयंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे दोनों, ये मत बोल देना जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर। ठीक है जी बच्चों, यहां तक की बात याद आ गया सबको। मान लो मैं आपसे बोलूं एक मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं, निकल प्लस 2 सिल्वर आयन गिव्स निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर। मुझे बस ये बताइए सौम्या, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बस टू द पॉइंट आंसर बोलना है। हाँ बच्चे, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सिल्वर इज नॉट करेक्ट आंसर। कौन इसको करेक्ट करेगा, और कौन बच्चा है, लक्ष्य क्या कहते हो, एजी पॉजिटिव बोलो ना, फिर सिल्वर मत बोलो ना, सिल्वर तो यहां पर है। अभी मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे दोनों। तो सिल्वर आयन जा रहे हैं रिडक्शन में, आपको दिख रहा होगा सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहा है, उसका मतलब ये आयन रिडक्शन में जा रहे हैं। जो रिडक्शन में जाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सिल्वर आयन है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और निकल जो बच्चे बोल रहे हैं वो तो पाप के भागीदार हैं बिल्कुल ही। अभी मैं समझा के हटाऊंगा, आपको नजर नहीं आ रहा, निकल से निकल 2 पॉजिटिव मतलब निकल ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई। तो रिड्यूसिंग एजेंट है निकल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिल्वर आयन। थोड़ा आंखें खोलिए मन की। हाँ जी बच्चों, अरे भाई लग गया पता। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए, बहुत आसान बात है यार, इतनी आसान बात में मत उलझो। तो सिल्वर मत बोलिए, सिल्वर आयन बोलिए, एजी पॉजिटिव। सिल्वर नहीं जा रहा है क्योंकि रिडक्शन में, सिल्वर आयन जा रहे हैं रिडक्शन, तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे जो भी होगा, राइट साइड पे नहीं। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसके बारे में हम बाद में बात भी करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी दो तरह का होता है, आपको पता है। ऑक्सीडेशन, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, डिटेल में बाद में बात करेंगे, आसान बात है क्योंकि। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन में जाने का पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर जितनी ज्यादा होगी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना हाई होगा। ऑक्सीडेशन में जाने का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करने का। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन में जाना, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा।
तो अब बात बताओ, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? नो डाउट, नो डाउट, क्योंकि metals are electropositive, they have more tendency to lose electron, and more the electropositive nature of metal, more is the oxidation potential. मतलब सीधी सी बात है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसी तरह गेन करने की पावर को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, जो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन में जल्दी जाएगा। और अभी मैंने बताया आपको, जो ऑक्सीडेशन में जाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। जो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, वो रिडक्शन में उतनी जल्दी जाएगा और उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो। तो सारी बात यह है, जो रिडक्शन में जाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन में जाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक और बात बताओ, देख के जरा याद है नहीं आपको, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, ये बताओ कि हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं? हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपीएससी कहती है कि चाहे कोई ऑक्सीडेशन में ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन आपने उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक है हमारे पास, जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव, ये देखो, यहां से पता लगता है मैंने कौन सा पोटेंशियल लिखा है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। अगर मैं ऐसे लिखूं, जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक, यहां रिडक्शन हो रही है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2, तब तो जिंक बनेगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो +0.76 वोल्ट होता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिखना ही नहीं है, हमारे किसी काम का ही नहीं है। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहे वो ऑक्सीडेशन में जा रहा हो चाहे रिडक्शन में जा रहा हो, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा मैं इसका, वो इससे रिवर्स होएगा, अगर ये प्लस में है तो वो माइनस में होगा, -0.76 वोल्ट। ये करेक्ट है। ये कुछ बातें जो हमें टॉपिक शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए थी। क्या क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है। अब एक सीरीज हुआ करती थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब बाद में भी आने वाली हैं सब चीजें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सब बातें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार हिंट हिंट दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है इसमें। बताओ, इस सीरीज में हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा था बच्चों, टॉप टू बॉटम। जैसे से हम नीचे आते थे, बताओ कौन सा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता था, क्योंकि पोटेंशियल तो रिडक्शन ही लेना है हमेशा। बताओ, जैसे से हम टॉप टू बॉटम आते थे, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता था या कम होता था? बढ़ता था। ठीक है, क्या करता था वो? इंक्रीज करता था। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, increasing order of reduction potential is called electrochemical series। ये मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये देखो, जिंक -0.76, देखो सारे रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। आयरन का -0, माइनस में ना, माइनस में कम होने का मतलब बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होता है, आपको पता है, माइनस से बढ़ते 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 रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट पे आ गया। हाइड्रोजन से नीचे वाले कॉपर, सिल्वर, इनका तो प्लस में आ गया। अब देखो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए सीरीज का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए।
ये कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये सब नीचे होते हैं। निकल, आयरन, मेटल्स मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है ना इनका कम, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है? जो ज्यादा मेटेलिक होते हैं। इसका मतलब है जिंक से ऊपर भी बहुत होंगे। बताओ, जिंक से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मुझे बताओ, एक दो बताओ जरा मुझे, क्या कौन से हो सकते हैं? नो डाउट एल्कली मेटल तो सारे इससे ऊपर होंगे। अरे एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं, तो उसमें आपको पता हो तो जिंक से ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उनका, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल उनका जिंक से भी कम होगा, तो वो जिंक से भी ऊपर होंगे। तो इससे ऊपर भी बहुत है, इनसे नीचे भी बहुत हैं, तो एक जो आम एलिमेंट ज्यादातर यूज होते हैं वो थोड़े से दिखाए हैं मैंने। अब हम आते हैं अपने मेन काम पर। यहां से शुरू होता है हमारा मेन काम, कैसे इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। तो एक दो तरह के सेल हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा? देखो, इसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगी एनोड और कैथोड पर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देंगे जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगी। मतलब इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब देखते हैं जरा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इसकी। ये एक ग्लास वेसल है जिसमें हमने मोल्टन या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये लिया हुआ है हमने मोल्टन या एक्वस, दोनों उसमें ले सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है, उसको पिघला के भी ले सकते हो और पानी में भी घोल सकते हो। दो मेटल की रॉड्स या प्लेट्स हमने डाल रखी हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है। लेफ्ट पे क्योंकि एनोड आना चाहिए, मैंने कहा भी आपको बार बार बोल रहा हूं, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन। राइट पे कैथोड आना चाहिए। तो बताओ, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को मैं कौन से टर्मिनल से जोड़ूं बैटरी के? एनोड कौन होता है? जिसकी तरफ एनायंस आते हैं, मोटी बात याद रखो सीधी सी। एनोड जिसकी तरफ एनायंस आएंगे, जैसे Cl नेगेटिव आए। तो बेटा एनायंस किसकी तरफ आएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं ना। और जिसकी तरफ कैटायंस जाएंगे, जैसे Na पॉजिटिव, मतलब उस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। बड़ी सिंपल बात है, कभी भूल ही नहीं सकते अब तो। कि आपको पता है एनोड वो होता है जिसकी तरफ एनायंस आते हैं, तो एनायंस तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, तो एनोड पे पॉजिटिव होगा। कैथोड जिसकी तरफ कैटायंस आए, मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। ये कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो क्या होता है? ये एक ग्लास वेसल, उसमें मोल्टन या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, उसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और उनको बैटरी से जोड़ देना है। अब देखते हैं वर्क कैसे करता है ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और जो अपोजिट चार्ज आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, दे मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। एनायंस एनोड की तरफ और कैटायंस कैथोड की तरफ।
अपोजिट चार्ज की तरफ क्यों भागती हैं चीजें? ताकि वो न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट स्टेबल स्टेट है। चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, चार्ज मतलब एनर्जी, तो वो अपना चार्ज खत्म करना चाहती है। अपोजिट चार्ज की तरफ चीजें क्यों भागती हैं? ताकि वो न्यूट्रल हो जाएं। यानी कि ये जो आयंस हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होना है, इनको न्यूट्रल होना है। चलो देखते हैं कैसे होंगे। अब एक बात बताओ, ये एनायन है हमारा, एनायन, इसको न्यूट्रल होना है, इस एनायन को। बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होगा या इलेक्ट्रॉन लूज करके? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर, अच्छा एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो देखो एनोड की तरफ आएगा ना एनायन, और आप देख सकते हो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है। अब कैटायन को न्यूट्रल होना है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कैथोड पे रिडक्शन ही होती है। इस तरह से इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब प्राइमरी चेंज के बाद अगर स्टेबल स्पीशीज, जैसे सोडियम तो बेटा मोनो एटॉमिक ही होता है। सोडियम का कभी मॉलिक्यूल नहीं सुना होगा आपने, Na2 Na3 Na4 ऐसे नहीं सुना होगा। तो ये तो प्राइमरी चेंज तक ही रहेगा, ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन क्लोरीन जो है वो डायटॉमिक होती है, Cl2। Cl का एटम स्टेबल नहीं होता है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, स्टेबल नहीं होता है। Cl हमेशा एलिमेंट्री स्टेटस की डायटॉमिक होती है, सभी हेलोजेंस की, Cl2। तो इसका मतलब है प्राइमरी चेंज के बाद सेकेंडरी चेंज भी होगा। दो Cl मिलकर Cl2 बनाएंगे। तो दो क्लोराइड आयन ले लेते हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दोनों Cl बनेंगे, दोनों Cl मिलकर Cl प्लस Cl Cl2। ये जो प्राइमरी चेंज के बाद दूसरा चेंज हुआ है, जिसमें दोनों न्यूट्रल एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बना दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो आपने देखा इस सेल में क्या हुआ, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हुई इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी, ऐसे होती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रोलिसिस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोल्टन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करने का क्या फर्क है। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं मोल्टन NaCl की, जो अभी मैंने की भी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करना है आपने, कि कौन से आयंस प्रेजेंट हैं इसमें। फिर एट कैथोड, एट एनोड। कैथोड पहले लेना हमेशा आसान रहेगा, याद रखना। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड हमेशा पहले लेना, ठीक है। तो टीचर के कहे हुए हर बात की वैल्यू होती है, उसको हल्के में मत लिया करो, थोड़ा सा दिमाग में बिठाया करो उसको। साइकोलॉजिकली बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप पहले हमेशा कैथोड पे लोगे रिएक्शन। तो कैथोड की तरफ कैटाइंस मूव करेंगे, तो Na पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड अंडरगोज रिडक्शन, क्योंकि न्यूट्रल होना है उनको। ये सॉलिड होते हैं सोडियम मेटल। तो कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, उसके ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा।
मतलब वो जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है वो थिक होना, मोटा होना शुरू हो जाएगा, उस पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है। एनोड पर एनाइंस जाएंगे, Cl नेगेटिव आयंस, तो ये ऑक्सीडेशन में जाकर न्यूट्रल होंगे। ये स्टेबल नहीं होता तो दो क्लोराइड आयन, दोनों Cl प्लस Cl मिलकर Cl2 गैस, क्लोरीन गैस होती है। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस निकलेगी, बबल्स बनेंगे, वो क्लोरीन गैस के होंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका, इस इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट भी लिखना आना चाहिए। सोडियम मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन गैस एनोड पर निकलेगी। अब बात करते हैं एक्वस NaCl की जब करेंगे तो क्या फर्क होगा। अब ये समझना ध्यान से। देखो बेटा, इसमें पहले हम NaCl को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को। अब क्योंकि एक्वस है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो वाटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। इस बार बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम का साइन डालेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये फर्क है। मोल्टन में वाटर तो होता नहीं, लेकिन इसमें वाटर भी है एक्वस मीडियम में, तो वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी आयंस में टूटेगा, तो उसको भी तोड़ना है। एट कैथोड, कैथोड की तरफ कैटाइंस जाते हैं। अब लेकिन हमारे सॉल्यूशन में तो कैटाइंस दो दो हैं, Na पॉजिटिव भी हैं, H पॉजिटिव भी हैं, दो दो कैटाइंस हैं। ये फर्क होता है एक्वस में। तो बेटा अब हमें अपनी समझ से देखना पड़ेगा। आपको पता है कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होनी है, दोनों आयंस भागेंगे कैथोड की तरफ। तो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, वो रिडक्शन में जाएगा आयन। जो दूसरा है वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, वो हार गया, वो जीत गया। मतलब यहां पर एक्वस मीडियम में कंपटीशन होगा दो आयंस के बीच में। अब उस कंपटीशन में जीतेगा कौन, ये हमें अपनी समझ से पता करना है। देखते हैं जरा। कैथोड की तरफ कैटायंस भागे, दोनों Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अपनी समझ लगाओ, आज तक की आपने कितनी केमिस्ट्री पढ़ी है कि रिडक्शन में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी ज्यादा होगी। और भी बच्चे अपनी राय दे सकते हैं कि ये क्या ठीक बोल रही है वैष्णवी, या कुछ और राय है आपकी। क्योंकि क्योंकि यही चीज आनी चाहिए आपको, तभी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर पाओगे। दूसरा आंसर भी H पॉजिटिव का ही है। वाह जी वाह, रेणुका जी आप आगे क्लास में, क्या बात है। लड़की टेस्ट वेस्ट तो देती नहीं है लड़की बिल्कुल भी। हम्म, क्या बात है, शाबाश। जब खुद पे आए तो भाग जाओ। हम्म। तूने प्रिपेयर किया था भी इतने दिनों से, क्या रखा था। सॉरी बेटा, चाय पीने आऊंगा मैं घर पे किसी दिन, वहां बातें करेंगे आराम से बैठ के। पेरेंट्स को तो बता ही नहीं रखा होगा ना तुमने टेस्ट है। पक्की बात है। हाँ पता है मुझे, पता है मुझे, पता है। तो बेटा आज तक की मैंने अपनी समझ दौड़ाई कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी ज्यादा होगी। तो साइज छोटा आपको पता है हाइड्रोजन का है, या दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं Na पॉजिटिव आयन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 8। वो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्यों चाहेगा वापस। हर लिहाज से देख लो आप, आपको पता है सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, गेन करना नहीं। किसी भी तरफ से देखा मैंने, मुझे समझ में आ गया कि गेन करने की पावर, रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का ज्यादा होगा। तो ठीक है, फिर H पॉजिटिव आयन जाएंगे रिडक्शन में, H पॉजिटिव
तो हम वहां लिखेंगे कैसे कि बोथ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड, बट H पॉजिटिव आयन हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज रिडक्शन। तो +1 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज है, गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, H बन गया। H तो डायटोमिक होते हैं, आपको पता है। 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, दोनों H ने मिलकर H2 गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड के ऊपर। Na पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में ही रह गए। इसी तरह से एट एनोड, एनोड में देखो एनाइंस मूव करेंगे। अब एनाइंस देखो आपके पास दो दो तरह के हैं, यहाँ तो Cl नेगेटिव आयन भी हैं, OH नेगेटिव आयन भी हैं। अब इसमें कैसे पता लगे कि ऑक्सीडेशन में लूज करने की पावर किसकी ज्यादा है? भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, लूज करने की पावर, वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, दूसरा वहीं रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर ही। तो उसका एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको, जो कैसे देखना है आपने। Cl नेगेटिव में क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन या क्लोरीन? नो डाउट सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। हमें क्या करना है, लूज करना है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होनी है ना। तो बेटा अगर खींचने की पावर ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो लूज करने की कंपैरेटिवली किसकी ज्यादा होगी? ऐसे पता लगेगा। इसका मतलब है बोथ Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड्स एनोड, बट Cl नेगेटिव आयन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है, वो तो खींचना चाहता है औरों से। तो Cl नेगेटिव आयन कंपैरेटिवली आसानी से दे सकते हैं, इसलिए वही जाएगा। और उसकी मुझे करनी आती है 2Cl नेगेटिव। अब तो मैं सीधा लिख दिया करूंगा, क्लोरीन गैस +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड। सॉल्यूशन में देखो क्या बचा, उधर से उधर से क्या बचा था, Na पॉजिटिव, ये बचा था। H पॉजिटिव और ये तो चले गए ना, Na पॉजिटिव बचा, इधर से क्या बचा, OH नेगेटिव। सॉल्यूशन में क्या बचा, यानी कि NaOH। तो सॉल्यूशन कैसा है हमारा, बेसिक, बेसिक नेचर का है। pH >7 होगा उसका। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है, इसी में से आता है कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन है उसका pH <7, <7, =7, नन ऑफ अबव, <7। तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए कि सॉल्यूशन में पीछे बचा क्या, NaOH। तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर है। समझ में आया बच्चों? हम्म। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से बताऊं आपको, ये तो मैंने आपको एक ना तरीका बताया आम भाषा में पता करने का कि ऑक्सीडेशन किसकी होगी। ये हमेशा कारगर सिद्ध होएगा, लेकिन मैं अंदर की बात अब आपको बता दूं। ये तुकबंदी है एक, चीजों को आसान बनाने के लिए, लेकिन टेक्निकल बात भी हमें मालूम होनी चाहिए। वो क्या है, सुन लो। मैंने अभी कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl नेगेटिव आयन का ज्यादा होता है, जो हमने तुकबंदी बना रखी है उससे पता लगा हमें। क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके लिए लूज करना मुश्किल होगा।
Cl नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो ऑक्सीडेशन में जाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा OH नेगेटिव आयन का ज्यादा होता है, अगर हम सीरीज में देखेंगे तो। अब सुनना मेरी बात को, टेक्निकल बात। ये जो चीज मैंने बताई आपको तुकबंदी, वो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए है, वो कभी गलत नहीं होगी। लेकिन आपको सही बात भी पता होनी चाहिए। अगर हम टेबल के हिसाब से देखें, OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है बेटा, OH नेगेटिव आयन का। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है कई बार कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl the oxidation potential of OH negative ion is more than Cl negative ion, but still Cl negative ion undergoes oxidation instead of OH negative ion. Why? क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? पहले तो ये बताओ, समझता? आंसर सुनिए क्या है। देखो, OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं वाटर से, और वाटर है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है, जबकि NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Cl नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगी। क्या समझ में आ रही है बात? होएगी ना बच्चों? OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन तो ना के बराबर है Cl नेगेटिव आयन के कंपैरेटिवली। तो बेटा इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन में कौन है? क्लोराइड आयन। OH नेगेटिव आयन की मैं आपको बता भी दूं, ऑक्सीडेशन एक्चुअली ऐसे होती है। OH नेगेटिव आयन, ध्यान से सुन लेना, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, नो डाउट ऐसे ही होगा, न्यूट्रल होएगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करके। OH तो स्टेबल नहीं होता, 4 OH फिर कंबाइन करेंगे, 2 वाटर प्लस O2। यानी कि 4 OH चाहिए तो 4 OH नेगेटिव आयन लेंगे, 4 OH 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या बना मेरे पास? मैं डायरेक्टली लिखूं, अगर 4 OH नेगेटिव गिव्स 2 वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऑक्सीडेशन में जाता है OH नेगेटिव आयन, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है उस केस में। लेकिन क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, और ये जो ऑक्सीजन होती है ना बेटा, ऑक्सीजन O2 जो निकलती है, इसको रिलीज करने के लिए, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए ओवर वोल्टेज यानी कि एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि OH नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए देयर इज सम ओवर वोल्ट, उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। इसलिए दो कारण हो गए, यानी कि एक एक तो OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, क्लोराइड आयन की बहुत ज्यादा है। दूसरा, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए बहुत सारी गैसेस होती हैं ऐसी, जिनको रिलीज करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनको रिलीज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का रिलीज होना एज कंपेयर टू द रिलीज ऑफ क्लोरीन इज डिफिकल्ट। दैट इज वाई फॉर बोथ द रीजंस, firstly concentration of OH negative ion is very low, secondly the release of oxygen is very difficult and requires some over voltage. That is why chloride ion undergoes oxidation instead of OH negative ion, and chlorine gas is produced instead of oxygen. कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओवर वोल्टेज, तो उसमें क्या लिखोगे आप? समटाइम्स द रिलीज ऑफ gases from the electrode is very difficult and they require some extra voltage. That extra voltage is called over voltage. एग्जाम्पल आप यहां दे सकते हो ऑक्सीजन वाला।
तो ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उलझना मत कि ये क्या आ गया। और ये क्वेश्चन ना आए तो हमारी जो तुकबंदी मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, वो कभी गलत नहीं होगी, कभी भी। अभी देखना हम कितने सारे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हर जगह वो ठीक बैठेगी बिल्कुल। क्या क्लियर है बच्चों सबको? तो याद रखना कि क्यों OH नेगेटिव आयन नहीं जाता। दो कारणों से, एक तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। दूसरा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर सम ओवर वोल्टेज, जबकि क्लोरीन में ऐसी दिक्कत नहीं है। दैट इज व्हाई इट हैपेंस। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कॉपर सल्फेट की। अब मैं आपको बताता हूं फर्क एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड का। बहुत ही ध्यान से सुनना। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने लेने का, खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। जैसे प्लेटिनम, ग्रेफाइट, कार्बन की जो रॉड होती है ग्रेफाइट की, प्लेटिनम हो गया, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। देखो जैसे अभी तक मैंने जो इलेक्ट्रोलिसिस करी है, मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि इलेक्ट्रोड किस मेटल के बने हुए हैं, तो रिएक्शन में तो टेक पार्ट करने का उनका मतलब ही नहीं। मतलब अभी तक मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड ही यूज करता आ रहा हूँ, प्लेटिनम के या ग्रेफाइट के। दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, या अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं इनको, अटैकिंग। जैसे मेटल्स के इलेक्ट्रोड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, जिंक, एटसेट्रा। इन मेटल्स के इलेक्ट्रोड, निकल, इन मेटल्स के इलेक्ट्रोड ये क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम नहीं करते, बल्कि खुद भी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। अब मैं आपको फर्क समझाता हूं कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तीसरी इलेक्ट्रोलिसिस में करने वाला हूं अब। बस इसके बाद सब इलेक्ट्रोलिसिस आप आराम से कर पाओगे। एक्वस कॉपर सल्फेट की कर रहा हूं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब अभी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया है मैंने। एक्वस में ही करूंगा अब मैं सारी। मोल्टन और एक्वस का फर्क मैंने समझा दिया आपको। डिसोशिएट करवाओ बेटा, पहले इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ेंगे ना, कॉपर सल्फेट को, प्लस सल्फेट आयन। क्या किसी और को भी तोड़ूं या सिर्फ इनको ही डिसोशिएट करूं? एक्वस है तो वाटर को भी करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ एट कैथोड लिखूं या एट एनोड लिखूं पहले? हाँ, एक एक चीज को ध्यान रखा करो। कैथोड की तरफ बताओ कौन कौन से आयंस मूव करेंगे? नो डाउट कैटायंस मूव करेंगे दोनों। तो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, गेन करने की पावर, वो रिडक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद लो और याद करो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे था या ऊपर था, उसके हिसाब से बताओ मुझे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कॉपर का। हाइड्रोजन से नीचे था बेटा कॉपर भी, सिल्वर भी, याद करो। अभी इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थोड़ी झलक दिखाई थी आपको। जो नीचे नीचे जाने से क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कॉपर आयंस का ज्यादा होता है। ऐसे नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी कर पाओगे आप इलेक्ट्रोलिसिस। पता लग गया? फिर रिएक्शन बोलो बेटा। इतना टाइम। कॉपर सॉलिड, कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर, कैथोड वाली रॉड मोटी होती जा रही है एट एनोड। एनाइन, सल्फेट एंड OH नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड्स एनोड। नाउ अपनी तुकबंदी से देखते हैं कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किसका ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा। लॉजिक क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें चार ऑक्सीजन है। अपने आप देख लो लूज करना किसके लिए आसान होगा, बोलो।
ये ऐसी तुकबंदी है जो कभी फेल नहीं होगी। आई समझ में बात मेरी? साफ पता लग रहा है, लॉजिक जो मैंने आपको बताया वो कभी फेल नहीं होगा। तो मुझे पता लग गया, इसमें आसान है। इसके लिए इसमें तो चार चार ऑक्सीजन है, वो कहाँ से लूज करने देगा उसको। तो मुझे पता लग गया, OH नेगेटिव आयन जाएंगे तो मैं सीधा रिएक्शन मुझे याद होगी है, 4 OH नेगेटिव आयन लेंगे, 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको दो स्टेप में भी कर सकते हो, पहले न्यूट्रल करके फिर 4 OH कंबाइन करके, चाहे सीधा एक ही स्टेप में कर दो। तो वाटर तो फिर दोबारा से वही इलेक्ट्रोलाइट है, ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहाँ पर एनोड पर। सॉल्यूशन में बताओ क्या बचा। इधर से H पॉजिटिव बचा, इधर से सल्फेट बचा, तो H2SO4 बचा बेटा। सॉल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक। क्या समझ में आई? अभी भी लेकिन इलेक्ट्रोड हमारे इनर्ट था। अब मैं आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके करता हूँ। एक्वस बेटा वो कंपैरिजन कंपैरेटिवली होता है, जब कंपैरिजन करना होता है ना, कि भाई उसका ज्यादा है तो वो क्यों निकल रही है। अब जब दोनों के कंपटीशन में साफ ही नजर आ रहा है कि इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन, तो ऑक्सीडेशन में तो जाना ही पड़ेगा। एक्वस कॉपर सल्फेट की करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर। उसी जो सॉल्ट है ना, उसी का मेटल होना चाहिए। तो बेटा ये तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड तो। अब मैं आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड का फर्क समझा दूं। डिसोसिएशन एज इट इज होगी, वाटर भी टूटेगा ये भी टूटेगा। कैथोड पे रिएक्शन एज इट इज होगी, सब कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ एनोड के ऊपर फर्क होएगा। यानी कि जो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो सिर्फ एनोड पे फर्क डालता है, बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही रहता है जो इनर्ट इलेक्ट्रोड में रहता है। तो कैथोड में तो इस पे भी वही हुआ जो ऊपर हुआ था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। लेकिन एनोड पे क्या होगा सुनो। जो एनोड और कैथोड दोनों है वो कॉपर के बने हुए हैं, लिखा हुआ है। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड वाला इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडेशन में चला जाता है बेटा। मतलब कॉपर सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उल्टी रिएक्शन लिख दो कैथोड से। मतलब जो मेटल की रॉड थी इलेक्ट्रोड, वो खुद ऑक्सीडेशन में चली जाएगी, बजाय सॉल्यूशन में कोई आयन जो है वो जाए। बस ये फर्क होता है। मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड का फर्क सिर्फ एक जगह पे आता है, एनोड के ऊपर। उसमें कोई आयन नहीं, बल्कि वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो खुद ऑक्सीडेशन में चला जाता है। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये बिल्कुल बड़ा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देख लो हुआ क्या। सॉल्यूशन में मेरे पास प्रेजेंट थे कॉपर आयंस, सल्फेट आयंस, H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। हो क्या रहा है वो देख लो। कॉपर आयंस कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं, रिडक्शन में जाते हैं। ये मेटल इसको एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये रिडक्शन होके कॉपर सॉलिड यहां डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड कॉपर का बना हुआ है,
ये कॉपर का जो एनोड है वो खुद ऑक्सीडेशन में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है इसके अंदर रॉड में, और Copper 2 पॉजिटिव आयन बन के सॉल्यूशन में आ जाता है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। कॉपर आयन सॉल्यूशन में से कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो गया कॉपर की फॉर्म में, उधर से एक कॉपर ऑक्सीडेशन में जाके कॉपर आयन वापस आ गया सॉल्यूशन में। एक कॉपर आयन इधर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है कॉपर की फॉर्म में, इधर से कॉपर ऑक्सीडेशन में जाके वापस सॉल्यूशन में कॉपर आयन आ जाता है। मतलब इधर कॉपर निकल निकल के इधर वाला कॉपर एनोड वाला कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है बेटा। आप ये बताओ, सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? एक कॉपर आयन इधर जाता है, उधर से एक कॉपर आयन वापस आ जाता है। बेटे सॉल्यूशन में तो कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन एज इट इज है, और जो बाकी के तीनों आयंस है, अरे वो तो मस्ती में बैठे हैं आराम से, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो किसी प्रोसेस में नहीं जा रहे। मतलब सॉल्यूशन में किसी आयन की कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। जितने पहले सब कुछ आयंस थे वैसे ही अब है। क्या क्लियर हो गया? ऐसे केसेस में सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है, सॉल्यूशन में किसी आयन की कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रिजल्टेंट ये है, एनोड का मेटल निकल निकल के कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है। एनोड वाली रॉड पतली होती जाएगी, कैथोड वाली रॉड मोटी होती जाएगी। दैट्स इट। एक्टिव इलेक्ट्रोड जब यूज करते हैं उसका ये फर्क पड़ता है। सारा प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ एनोड पर वो जो इलेक्ट्रोड है वो खुद ऑक्सीडेशन में चला जाता है, बस ये फर्क पड़ता है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, कैथोड पे रिएक्शन, सब कुछ वैसा ही रहता है। क्या क्लियर हुआ बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको बताया आज, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। फिर बताया कि मोल्टन और एक्वस का क्या फर्क है। दूसरा, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या फर्क है। मैं अब आपको, कोई बुक या किसी चीज की मदद मत लेना है, ध्यान। एक तो पूरे आप कर पाओ या ना कर पाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखोगे तब जब टीचर की बात को फॉलो करोगे। आपने करना है एक्वस CuCl2 का, इसको भी छोड़ो, आप करो एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके भी और सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करके भी। नोट कर लो होमवर्क, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का। मुझे इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी है, याद रखना, खुद सीखना है। इनर्ट इलेक्ट्रोड भी यूज करके करना है पहले, फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करके भी करना है इलेक्ट्रोलिसिस। बुक से नहीं देखना, कोई किसी से कहीं से मदद नहीं लेनी, जितना कर पाओ। मुझे और मैं विश्वास है, मुझे काफी बच्चे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे लॉजिक्स ध्यान रखना जो सिखाए हैं आपको, वरना कल मैं दोबारा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। आपने किसी से देखना नहीं है बस। डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी सोर्स, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू टॉट, जो आपको सिखाया गया बस वैसे करो आप। कल देखेंगे कि हमें आया है या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या हो गया। ठीक है जी बच्चों, ठीक है बच्चे। ओके, ओके बेटा।